प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और आज फिर से हम जो है पॉलिटी की एक और कक्षा आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज भी। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। आप सभी को गुड इवनिंग। भानु प्रताप, शालिनी, अंजलि, आकृति, धर्मेंद्र, सरिता, नूर हसन, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि हम अपनी कक्षा को शुरू कर सकें। कैसी चल रही है आप सभी बच्चों की पढ़ाई? पॉलिटी का अध्ययन कैसा चल रहा है? शिखा वर्मा जी गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। धर्मेंद्र कुमार जी, प्रीतम सोनकर, आकाश गुड इवनिंग, रोशनी यादव, शिफा नाज गुड इवनिंग, धर्मेंद्र जी, सरिता सरिता चौधरी जी की पढ़ाई अच्छी चल रही है, वेरी गुड। सभी बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो कि पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में राज्य व्यवस्था और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से मुख्य परीक्षाओं के लिए, लेकिन प्राथमिक परीक्षा में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके मिल जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है बच्चों। शिफा नाज की भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वेरी गुड। नीलाक्षी जी गुड इवनिंग। आप जानते हैं कि हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं आजकल। केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने प्रशासनिक संबंध पढ़े और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में वित्तीय संबंध यानी कि फिनेंशियल रिलेशंस, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध यानी कि फिनेंशियल रिलेशंस। तो आज पॉलिटी की बात होगी, राज्य व्यवस्था की बात होगी, इसके अलावा जो है फिनेंस की बात भी होगी, वित्त की बात भी होगी, पब्लिक फिनेंस की बात होगी, लोक वित्त की यानी सरकार की जो आमदनी है और खर्चे हैं उससे संबंधित बातें आज होंगी, ठीक है बच्चों। आज हमारी कुल मिलाकर 33वीं क्लास है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रोशनी, कंचन, आप सभी का स्वागत है बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं कि कराधान शक्तियों को कैसे बांटा गया है, यानी टैक्स लगाने की जो शक्ति है, कर लगाने की जो शक्ति है, उसको कैसे बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। टैक्सिंग पावर, टैक्सिंग पावर, टैक्सिंग पावर को कैसे बांटा गया है। कर लगाने की शक्ति या कहें कि कराधान की शक्ति, उसको कैसे बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है बच्चों, संविधान के माध्यम से। और केंद्र और राज्यों के बीच के ये जो वित्तीय संबंध हैं ये दिए गए हैं भारत के संविधान के भाग 12 में। भाग 12 आर्टिकल 268 से 293 यानी कि पार्ट 12 और आर्टिकल जो है 268 से 293। वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच के जो वित्तीय संबंध हैं वो भारत के संविधान के भाग 12 यानी भाग 12 पार्ट 12 में दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल हैं जिनमें ये जानकारी मिलती है वो हैं आर्टिकल 268 टू 293, 268 से 293। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे आर्टिकल हैं जो वित्तीय संबंधों को निर्देशित और निर्धारित करते हैं, उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे आज की क्लास में, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं कि संघ जो है यानी केंद्र जो है उसको किन मामलों में कर लगाने की शक्ति है। संघ सूची हम पढ़ चुके हैं, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज हैं या जो मामले हैं उनमें से कुछ जो हैं वो कराधान से संबंधित हैं।
तो उन पर जो है कानून बनाकर कर वसूलने का जो अधिकार है, कर लगाने का अधिकार है, वो केंद्र के पास है, यानी कि यूनियन के पास। ठीक है बच्चों। संघ सूची जो है यानी कि यूनियन लिस्ट, संघ सूची यूनियन लिस्ट, इस सूची के विषयों पर कर लगाने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो संसद को है। एक्सक्लूसिव राइट यानी अनन्य अधिकार। संघ सूची के जो विषय हैं उनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जो कराधान से संबंधित हैं। ठीक है बच्चों। और ऐसे जो विषय हैं उनकी संख्या है 13 विषय ऐसे हैं। संघ सूची के जो 13 विषय हैं जो कराधान से संबंधित हैं, जिन पर कर लगाने की शक्ति मिलती है, वो शक्ति जो है वो भारत की संसद को है, कानून बनाकर, एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है बच्चों, संघ सूची के संदर्भ में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखते हैं कि राज्य सूची के संबंध में किसको है। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, इसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं उसमें से 18 टॉपिक ऐसे हैं जो कराधान से संबंधित हैं। और इस सूची के ये जो विषय हैं, इस सूची के ये जो विषय हैं 18, इन पर कर लगाने का जो अनन्य अधिकार है यानी एक्सक्लूसिव राइट है, वो राज्य के विधानमंडल को है, यानी राज्य की विधायिका को है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? संघ सूची में जो विषय हैं, एंट्रीज हैं, उनमें से 13 एंट्रीज ऐसी हैं जो टैक्सेशन से संबंधित हैं। तो इन 13 एंट्रीज पर कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार जो है वो भारत की संसद के पास है, यानी कि संघीय विधायिका के पास, एक्सक्लूसिव राइट। और राज्य सूची में 18 विषय ऐसे हैं जो कराधान से संबंधित हैं। इन 18 विषयों पर कर लगाने का जो अधिकार है वो राज्य की विधायिका को है, एक्सक्लूसिव राइट, अनन्य अधिकार। ठीक है बच्चों। समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची में वर्ष 2016 तक कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी जो टैक्सेशन से संबंधित हो। वर्ष 2016 तक समवर्ती सूची में एक भी एंट्री ऐसी नहीं थी जो टैक्सेशन यानी कराधान से संबंधित हो। यानी भारत के संविधान में समवर्ती सूची में कोई ऐसी एंट्री नहीं थी जो टैक्सेशन से संबंधित हो और जिस पर जो है संसद को और राज्य विधायिका को, दोनों को कानून बनाने की शक्ति हो। ठीक है बच्चों। लेकिन यह स्थिति बदल गई 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2016 में और उसके अंतर्गत जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उससे संबंधित जो एंट्री है वो समवर्ती सूची में डाल दी गई। यानी 2016 के बाद समवर्ती सूची में जीएसटी से संबंधित एक एंट्री है जिस पर कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है। ठीक है बच्चों। यानी कि टैक्स लेजिस्लेशन से संबंधित कॉन्करेंट पावर्स हैं यहां पर जीएसटी के संबंध में, जीएसटी के संबंध में। और यही बात यहां पर लिखी गई है कि केवल जीएसटी के संबंध में विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद को भी है और राज्य के विधानमंडलों को भी है, दोनों को है। यानी यहां पे समवर्ती शक्तियां हैं, कॉन्करेंट पावर्स हैं जीएसटी के संबंध में। केंद्र की विधायिका को भी है यानी संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है। ठीक है बच्चों। तो समवर्ती सूची की स्थिति आपने देख ली कि वर्ष 2016 से पहले समवर्ती सूची में कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी जो टैक्सेशन से संबंधित हो। लेकिन 2016 के बाद 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी संबंधी एंट्री इसमें जोड़ दी गई समवर्ती सूची में। और अब जो है जीएसटी के संबंध में कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार जो है वो संसद को भी है और वो राज्य की विधायिका को भी है।
ठीक है बच्चों। इसके अलावा कराधान की अवशिष्ट शक्ति की अगर बात करें तो वो किसके पास है? कराधान, कराधान की अवशिष्ट शक्ति वो संविधान ने संसद को दी है, संसद को, हमारी पार्लियामेंट को। कराधान की अवशिष्ट शक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पर कर लगाने की आवश्यकता हो, लेकिन वो विषय जो है ना तो यूनियन लिस्ट में हो, ना ही स्टेट लिस्ट में हो, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में हो, तो अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग जो करेगी वो करेगी भारत की संसद। ठीक है बच्चों, कराधान की अवशिष्ट शक्ति भारत की संसद के पास है। और जब हम विधायी शक्तियों का विभाजन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्ति, विधायन की अवशिष्ट शक्ति वो संसद के पास है, तो उसी में शामिल है कराधान के लिए विधायन की अवशिष्ट शक्ति। ठीक है बच्चों, तो कराधान के लिए यानी टैक्सेशन के लिए जो रेजिडुअरी पावर है वो भारत की संसद के पास है, और इसी पावर का प्रयोग करके भारत की संसद ने वेल्थ टैक्स लगाया हुआ है, वेल्थ टैक्स। कराधान की अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने कानून बनाकर वेल्थ टैक्स जो है लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर राजस्व का वितरण, कर राजस्व का वितरण। देखिए रिवेन्यू जो है दो तरह का होता है, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू, राजस्व, रिवेन्यू दो तरीका होता है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। राजस्व दो तरह का होता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। दोनों को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल है, जो राजस्व टैक्स से प्राप्त हो, टैक्स से या कि ड्यूटी को वसूलने से, यानी या तो कर से या तो शुल्क से, या तो कर से या तो शुल्क से, तो उसको बोला जाएगा टैक्स रिवेन्यू। और इसके अलावा कई सारे आमदनी के स्रोत होते हैं सरकारों के जो टैक्सेशन से जुड़े हुए नहीं होते, जैसे कि रेलवे से आमदनी, जैसे कि सरकारी बैंकों से आमदनी, सरकारी बीमा कंपनियों से आमदनी। तो ये जो है, ये जो राजस्व का स्रोत है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू में आएगा, गैर कर राजस्व। तो आज की क्लास में जो है टैक्स रिवेन्यू की बात भी करी जाएगी और नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात भी की जाएगी। ठीक है बच्चों, कराधान का अर्थ है टैक्स, टैक्स लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति। ठीक है बच्चों, कर जो है वो लगाया जाता है, संसद के द्वारा भी लगाया जाता है, विधान बना के राज्य के स्तर पर जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा भी लगाया जाता है। कराधान का सिंपल मतलब है कर लगाना, टैक्सिंग, टैक्स लगाना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि कर राजस्व का वितरण कैसे होता है। कर राजस्व, कर राजस्व यानी टैक्स रिवेन्यू, टैक्स के रास्ते आने वाला रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू को कई तरह से, कई भागों में बांटा गया है और कई अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान जो है दिए गए हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। आर्टिकल 268 क्या कहता है? आर्टिकल 268 ये कहता है कि संघ द्वारा लगाए जाने वाले, संघ जो है लगाता है, और राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले कर। ठीक है बच्चों, देखिए करों के संबंध में तीन चीजों को अलग अलग करके देखा गया है भारत के संविधान में। एक तो हो गया कर को लगाना, दूसरा हो गया कर को वसूल करना,
तीसरा हो गया कर से प्राप्त धनराशि को खर्च करना। ठीक है बच्चों, तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा अभी। एक हो गया कर को लगाना, दूसरा हो गया कर को वसूल करना, और तीसरा हो गया कर से प्राप्त धनराशि को खर्च करना, उसको उपभोग करना। ठीक है बच्चों, कर लगाने को क्या बोलते हैं? लेवी, LEVY, कर लगाना। कलेक्ट करना, कलेक्शन, ये बोला जाएगा कर को वसूलना, यानी कर को संग्रहण करना। और उसके बाद जो है उसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। या इसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं प्रोसीड्स को एप्रोप्रिएट करना, प्रोसीड्स को एप्रोप्रिएट करना। तो इन्हीं आधार पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग प्रावधान हैं। कर को लगाना वो शक्ति, कर को वसूल करना वो शक्ति, और कर से प्राप्त धनराशि को खर्च करना, ये तीनों को संविधान में अलग अलग करके देखा गया है। और उसी के आधार पे अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। इसका आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, इस जानकारी को कैसे संविधान में ये एप्लीकेबल है। आर्टिकल 268 क्या कहता है कि इसमें वे कर आएंगे जो संघ द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन राज्यों के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और राज्यों के द्वारा ही वे खर्च किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे कर जो संघ के द्वारा लगाए जाएंगे, यानी संघ उनको आरोपित करेगा, भारत की संसद उनको आरोपित करेगी, लेकिन राज्य उनको कलेक्ट करेंगे, राज्य उनको कलेक्ट करेंगे, संग्रहित करेंगे, और राज्य ही जो धनराशि उनको प्राप्त होगी उसे वो खर्च कर पाएंगे, अपने पास ही वो रख लेंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो एक तो कैटेगरी हो गई करों की, ये जो आर्टिकल दी गई है 268 में। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे अगला आर्टिकल 269। 269 में क्या है? 269 में ऐसे कराएंगे जो संघ द्वारा लगाए जाएंगे, संघ द्वारा लगाए जाएंगे और संघ के द्वारा ही संग्रहित किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो धनराशि इकट्ठी होगी वो राज्यों को सौंप दी जाएगी, राज्यों को सौंप दी जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहां पे ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाएंगे और संघ द्वारा ही कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो धनराशि जिस राज्य से प्राप्त होगी वो धनराशि उसी राज्य को सौंप दी जाएगी केंद्र के द्वारा। तो ऐसे जो कर हैं वो आएंगे आर्टिकल 269 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, उसके बाद आर्टिकल आता है 269A। आर्टिकल 269A ये क्या कहता है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान जीएसटी का लगाया जाना और संग्रहण, ये इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है बच्चों? इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के दौरान जीएसटी, जीएसटी का लगाया जाना और उसका संग्रहण, ये आता है आर्टिकल 269A के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है वो हमें देखते हुए चलना है। थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि फिनेंशियल मैटर्स हैं ये, इनमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 268 आपने देख लिया, आर्टिकल 269 देख लिया, और आर्टिकल 269A जिसमें बात की गई है कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के मामले में जीएसटी को लगाया जाना और उसको कलेक्ट किया जाना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर राजस्व का वितरण ही अभी जारी है, कर राजस्व का वितरण ही अभी जारी है, यानी कि टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन।
अब देख लेते हैं आर्टिकल 270 क्या कहता है। आर्टिकल 270 ये कहता है कि ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाएंगे और संघ द्वारा ही संग्रहित किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कर जो है ये बांट दिए जाएंगे केंद्र और राज्यों के बीच में। ये जो कर हैं ये बांट दिए जाएंगे, संघ और राज्यों के बीच में बांट दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे सिचुएशन जो है दूसरी है। आर्टिकल 270 कहता है कि संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर और संघ द्वारा ही कलेक्ट किए जाने वाले कर यानी संग्रहित किए जाने वाले कर। लेकिन ये जो कर हैं जो आर्टिकल 270 के अंतर्गत हैं ये संघ और राज्यों के बीच बांट दिए जाते हैं फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 270 के अंतर्गत ये जो कर हैं ये बांट दिए जाएंगे केंद्र और राज्यों के बीच में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आर्टिकल 271 क्या कहता है। आर्टिकल 271 बात करता है अधिभार की। अधिभार यानी सरचार्ज की बात करता है। कुछ करों और शुल्कों पर संघ के प्रयोजन से यानी संघ के अपने प्रयोग के लिए अधिभार लगाया जा सकता है यानी सरचार्ज लगाया जा सकता है। भारत की पार्लियामेंट जो है वो कभी भी कानून के माध्यम से सरचार्ज लगा सकती है ऐसे करों पर जो आते हैं आर्टिकल 269 के अंतर्गत और 270 के अंतर्गत। इन पर जो है अधिभार लगाया जा सकता है। जिन करों की बात हमने की आर्टिकल 270 में यानी 270 में और इससे पहले 269 में, तो इन करों के ऊपर सरचार्ज यानी अधिभार आरोपित कर सकती है भारत की संसद कभी भी। और अधिभारों की विशेषता यह है कि अधिभारों से जितनी भी आमदनी होती है, जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का होता है, संघ सरकार का होता है। उसमें राज्यों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती। ठीक है बच्चों, और जीएसटी के मामले में सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता। जीएसटी के मामले में सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता। जीएसटी जो है वो अपवाद है, जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगा सकती भारत की संसद। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों यहां पे आपको। वैसे आपको मुझसे एक प्रश्न यहां पे पूछना चाहिए कि कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। टैक्स और ड्यूटी में, टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर होता है, क्या कोई बच्चा बता पाएगा। टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर होता है। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी परिषद जिससे संबंध में हम बात करेंगे आज ही की क्लास में। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले जीएसटी परिषद में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, शुल्क एक ऐसा टैक्स होता है जो लगाया जाता है वस्तुओं पर और सेवाओं पर। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उत्पादन या तो देश में हो रहा हो या वो देश में आयात की जा रही हो।
ठीक है बच्चों। जबकि टैक्स जो होता है वो लगाया जाता है व्यक्तियों पर और उद्योगों पर, उनकी आय पर और उनके प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर है? कर जो है व्यक्तियों पर और उद्योगों पर लगाया जाता है, उनकी आमदनी पर और उनके प्रॉफिट के ऊपर। जबकि शुल्क जो है यानी ड्यूटी वो लगाई जाती है वस्तुओं और सेवाओं पर, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो या तो देश में उत्पादित हो रही हो या देश में उनका आयात किया जा रहा हो। टैक्स यानी कर लगाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है सरकारी खर्चे के लिए धनराशि जुटाना। जबकि शुल्क लगाने का जो उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य, वो होता है व्यापार को विनियमित करना और अपनी घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। ठीक है बच्चों। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आता है आयकर, या जैसे इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर में आता है जीएसटी। और ड्यूटीज जो है मुख्यतः दो तरह की होती हैं, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, यानी उत्पाद शुल्क और उसके अलावा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम जो है टैक्स की भी बात करेंगे और शुल्कों की बात भी करेंगे। टैक्स की बात भी होगी, ड्यूटी की बात भी होगी, क्योंकि संविधान में दोनों की चर्चा है, टैक्स की भी ड्यूटी की भी, यानी कर की भी और शुल्क की भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये टैक्सेशन की कक्षा नहीं है तो ज्यादा आप उलझना मत इन चीजों में। ये टैक्सेशन की कक्षा नहीं है, ये संविधान की कक्षा है, और संविधान में जितना लिखा हुआ है उतना हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 271 के अंतर्गत भारत की संसद कभी भी अधिभार लगा सकती है उन करों पर या शुल्कों पर जो आते हैं आर्टिकल 269 के अंतर्गत और 270 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। और अधिभार से जितनी धनराशि प्राप्त होती है उतनी धनराशि पर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें राज्यों को कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता। नवीन तिवारी जी, जो परिभाषा मैंने दी वो जो है वो जनरल डेफिनेशन है, अपवाद हर चीज के होते हैं, अपवाद हर चीज के होते हैं। मैंने जो परिभाषा दी है वो सामान्य साधारण परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां पे जो बात हो रही है कर राजस्व के वितरण की, तो इसमें राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले और राज्यों के द्वारा ही संग्रहित किए जाने वाले और राज्यों के द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले कर भी आते हैं। यहाँ पे टोटल कंट्रोल जो है वो राज्यों का है। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि राज्य सूची में 18 विषय ऐसे हैं जो कराधान से संबंधित हैं, जिन पर कर लगाने का अधिकार जो है राज्य के विधानमंडल को होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे वही 18 विषय हैं और इन 18 विषयों पर कर लगाने का अधिकार भी, कर को संग्रहित करने का अधिकार भी और इस कर को उपभोग में लाने का अधिकार भी राज्यों को है, पूरी तरह से राज्यों को है। ठीक है बच्चों। ये जो कर हैं जिनकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, इन पे पूरा का पूरा नियंत्रण राज्यों का होता है। स्टेट लिस्ट में ऐसे दिए गए हैं 18 एंट्रीज, जिसमें शामिल है लैंड रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, लैंड और बिल्डिंग्स पर जो टैक्स होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है राज्यों के द्वारा। यहां पर जो भी वसूला जाता है वो पूरी तरह 100% राज्यों का होता है, उससे केंद्र का कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स रिवेन्यू के बारे में हमने देख लिया कि टैक्स रिवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे उसको वसूली होती है, वसूली कौन करता है, लगाता कौन है, और इसके अलावा उसको खर्च कौन करता है। इसके कई सारे कॉम्बिनेशन जो है दे रखे हैं भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काजल त्यागी जी आपका स्वागत है, टाइम पे आया कीजिए। प्रीतम, रोशनी, गैर कर राजस्व का वितरण। अब हम देखेंगे गैर कर राजस्व को लेकर क्या व्यवस्था है, यानी नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। मैंने अभी आपको बताया कि रिवेन्यू जो है राजस्व दो तरह का होता है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि संघ के गैर कर राजस्व स्रोत कौन से हैं, संघ के गैर कर राजस्व स्रोत कौन से हैं। और यहां पे हम देख सकते हैं कि राज्यों को गैर कर राजस्व जो प्राप्त होता है वो कहां कहां से होता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू, ऐसा राजस्व जो टैक्स या ड्यूटी से नहीं आता, उसकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है बच्चों, संघ के जो गैर कर राजस्व स्रोत हैं उसमें आता है रेलवे, भारतीय रेलवे। रेलवे जो पैसा कमाती है वो जाता है संघ को। इसके अलावा सरकारी जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनसे आमदनी होती है, वो जाता है सरकार को। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, जिसमें आते हैं आपके महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, और ऐसी कंपनियां जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वो है केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है बच्चों, संघ के गैर कर राजस्व स्रोत इसमें आता है रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, और इसके अलावा भी कई सारे। और इसी तरह राज्यों के अगर गैर कर राजस्व स्रोत देखें तो इसमें आएगा वन यानी फॉरेस्ट, कई सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट उत्पाद, वन उत्पाद ऐसे हैं जिनको जिनमें डील करके जो है राज्यों को आमदनी होती है, इनकम होता है, राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंचाई से प्राप्त राजस्व, और इसके अलावा राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम यानी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जैसे उत्तर प्रदेश के केस में देखें तो उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन आदि अनेकों हैं। सभी राज्यों की अपनी जो है कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं। ठीक है बच्चों, तो गैर कर राजस्व का वितरण देख लिया आपने, सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। संघ के गैर कर राजस्व स्रोत में आएगा रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं सरकार की, वहां से भी आमदनी होती है। और इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, राज्यों के गैर कर राजस्व स्रोतों में आएगा वन, सिंचाई, और इसके अलावा राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है बच्चों, सिक्के और मुद्राएं भी हैं, इसके अलावा भी अनेकों हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आप डिफरेंस समझ लीजिए कि नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या अंतर है अगर उसकी तुलना की जाए टैक्स रिवेन्यू से। टैक्स रिवेन्यू का मतलब है कि टैक्स से या ड्यूटी से आने वाला पैसा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराती है, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड, सहायतार्थ अनुदान। ठीक है बच्चों, केंद्र के पास जो पैसा है वो ज्यादा आता है, ज्यादा रिवेन्यू के जो स्रोत हैं वो केंद्र के पास हैं, तो केंद्र जो है वो राज्यों को सहायतार्थ अनुदान देता है, सहायतार्थ अनुदान देता है, यानी ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराता है। और ग्रांट इन एड जो है वो दो तरह की होती है, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान, यानी कि स्टेचुटरी ग्रांट इन एड और डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड। ठीक है बच्चों, विधिक अनुदान की बात करें तो इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 275 के अंतर्गत है, 275 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत क्या है, संसद जो है वो राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, और उन राज्यों को जो वित्तीय सहायता की जरूरत महसूस कर रहे होते हैं, सभी राज्यों को ग्रांट इन एड नहीं दी जाती, केवल उन राज्यों को दी जाती है जो वित्तीय सहायता की जरूरत महसूस कर रहे हों। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा अलग अलग राज्यों को अलग अलग मात्रा में ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराई जा सकती है, आवश्यक नहीं है कि सभी राज्यों को समान उपलब्ध कराई जाए। और ये प्रतिवर्ष जो है भारित होती है भारत की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 के अंतर्गत भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित होती है राज्यों को प्रोवाइड कराई जाने वाली ग्रांट इन एड, यानी विधिक अनुदान, विधिक अनुदान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो राज्य फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड में होते हैं, उनको जरूरत होती है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, सभी राज्यों को प्रोवाइड नहीं की जाती, अलग अलग राज्यों को उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग मात्रा में दी जाती है। और ये प्रतिवर्ष जो है भारत की संचित निधि पर भारित होती है। क्लियर है बच्चों, विधिक अनुदान, वित्तीय सहायता, और ये वित्तीय सहायता दो उद्देश्यों के लिए दी जाती है, एक तो सामान्य उद्देश्य की राज्य की जो है वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उसकी हेल्प कर दी जाए, दूसरा यह है कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भी दी जा सकती है, या फिर उस राज्य में कोई शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, तो उसके लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए भी दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिया जाता है संसद के द्वारा राज्यों को, जिन राज्यों को आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये सामान्यतः भी राज्यों को दिया जाता है और कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए भी राज्यों को दिया जाता है। विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है कि किसी राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए, या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात आपको, विधिक अनुदान, विधिक अनुदान। दूसरी तरह का जो अनुदान होता है वो होता है विवेकाधीन अनुदान, विवेकाधीन अनुदान। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि यहां पे केंद्र का विवेकाधिकार है, केंद्र देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता राज्यों को। ठीक है, और ये जो पावर है ये है आर्टिकल 282 के अंतर्गत, और ये पावर जो है केंद्र को भी है और राज्य को भी है कि वो किसी भी पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए अनुदान दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 282 के अंतर्गत
केंद्र और राज्य दोनों को यह शक्ति है कि किसी पब्लिक पर्पस के लिए, किसी लोक उद्देश्य के लिए वो जो है अनुदान दे सकते हैं, और ये उनके विवेक पर निर्भर है कि वो अनुदान दें या अनुदान ना दें, अनुदान अधिक दें या अनुदान कम दें। ठीक है बच्चों, तो इसी के अंतर्गत जो है केंद्र जो है राज्यों को अनुदान दिया करता है अपने विवेक के आधार पर, अपनी स्वेच्छा के आधार पर। एक तीसरे तरह का भी अनुदान है जिसको बोलते हैं अल्पकालिक अनुदान। अल्पकालिक अनुदान ये हालांकि वर्तमान में किसी को भी नहीं दिया जाता, ये संविधान के लागू होने से 10 वर्ष तक दिया जाता था कुछ विशेष राज्यों को, और उन राज्यों में कुछ विशेष उद्योगों को। ठीक है बच्चों, कुछ राज्यों को दिया जाता था और उन राज्यों में कुछ विशेष उत्पादों को दिया जाता था। उत्पादों के संदर्भ में निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था, और ये जो प्रावधान था ये था 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए। तो वर्तमान में इस प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य को इस तरह का कोई अनुदान नहीं दिया जाता। ये संविधान लागू होने के बाद के जो 10 वर्ष थे उसी समय एप्लीकेबल था, अब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राधिका जी, आप 4 राज्यों के नाम ले रही हैं, वही हैं। असम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है। और वहां पे एक इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए उत्पादों के संबंध में ये अनुदान दिया जाता था। ठीक है, और ये 10 वर्षों तक के लिए ये प्रावधान था। उसके बाद जो है इस प्रावधान के अंतर्गत कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपने राज्यों के लिए केंद्र की ओर से जो सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है वो आपने देख लिया, ग्रांट इन एड। ये 2 प्रकार का होता है, विधिक अनुदान यानी स्टेचुटरी ग्रांट इन एड, और विवेकाधीन अनुदान यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जूट इंडस्ट्री के उत्पादों के लिए दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। ठीक है बच्चों, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले इसी परिषद में लिए जाते हैं, उसके बाद उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और जीएसटी काउंसिल में क्या है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि आपस में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन डिबेट करते हैं, और उसके बाद जो है सहमति से फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का या जीएसटी काउंसिल का, ये इंप्लीमेंट करा गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और इसी के माध्यम से जो है अनुच्छेद जोड़ा गया था 279A। 279A भारत के संविधान में।
और ये जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, ये लाया गया था जीएसटी के संबंध में, जीएसटी के सक्षम व कुशल प्रशासन के लिए, ताकि जीएसटी को अच्छे से लागू किया जा सके, जीएसटी लाने के जो उद्देश्य हैं उनको अच्छे से पूरा किया जा सके। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना। आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत क्या प्रावधान है जीएसटी काउंसिल की स्थापना से संबंधित, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो एक आदेश जारी करके, राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो एक आदेश जारी करके जीएसटी परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है बच्चों। और इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने जीएसटी काउंसिल का गठन ऑलरेडी करा हुआ है। अक्सर जो है जीएसटी काउंसिल यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की मीटिंगें, बैठकें जो है होती रहती हैं। ठीक है। और यह जीएसटी काउंसिल जो है यह केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त फोरम है। केंद्र का भी प्रतिनिधि इसमें होते हैं और राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें होते हैं। ये एक संयुक्त फोरम है, यानी जॉइंट मीटिंग वहां पे होती है, दोनों के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद रहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो क्या कार्य करती है जीएसटी परिषद, ये केंद्र व राज्यों को अनुशंसा करती है, केंद्र व राज्यों को रिकमेंड करती है कि जीएसटी के से जुड़े मामलों में क्या किया जाए, उनको क्या करना है। ठीक है बच्चों। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है इसकी स्थापना की गई थी 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत, ताकि जीएसटी का बहुत अच्छे से प्रशासन किया जा सके, केंद्र और राज्य दोनों के समन्वय और सहयोग से। जीएसटी काउंसिल को जो है अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, और वो ऑलरेडी जो है जीएसटी परिषद का गठन कर चुके हैं आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत। ये केंद्र और राज्यों दोनों की संयुक्त फोरम है। फोरम मतलब कॉन्फ्रेंस, बैठक, मीटिंग, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशन एक संस्था है, एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे केंद्र के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और जीएसटी से संबंधित अपने मुद्दों को रखते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और उसके बाद कॉमन निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है जी। अनुराधा प्रजापति जी, फोरम का मतलब आप सिंपल समझिए, इंस्टीट्यूशन या तो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस बैठक होती है, और केंद्र और राज्य दोनों को ही अनुशंसा की जाती है कि उनको क्या करना चाहिए जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है तो जीएसटी परिषद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में। और हम आज जो है आज की क्लास में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम जो है जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? वित्त आयोग, वित्त आयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों के मामले में। ठीक है बच्चों। तो वित्त आयोग से तो आप लोग परिचित होंगे, बताइए किस अनुच्छेद में इसके संबंध में प्रावधान है? वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग यानी कि फिनेंस कमीशन। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग की नियुक्ति करे। ठीक है। और वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के विभाजन, बंटवारा या कि डिवोल्यूशन
के संबंध में अपने सुझाव देता है। क्लियर है बच्चों? और सही आंसर दिया सुवानी सिंह ने, डोली, राधिका, नूर हसन, अनुराधा, रोशनी, शालिनी, शिखा वर्मा, प्रीतम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित, नियंत्रित और निर्देशित करता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों? वित्त आयोग क्या क्या करता है, क्या क्या भूमिका है वित्त आयोग की, वो देख लेते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण। ठीक है बच्चों? यानी कि इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी केंद्र को जो धनराशि प्राप्त होगी, जो भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जानी है, तो उस धनराशि का कितने प्रतिशत जाएगा राज्यों को, ये जो निर्धारित किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है बच्चों? जैसे अभी जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो लागू हो रही हैं। इससे पहले 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी और 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसने कहा था कि अब से, जब से 14th कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होंगी हुई है, तब से राज्यों को मिलेगा 42%। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व होता है, जो बांटा जाना होता है, डिविजिबल पूल जिसको बोलते हैं, उस डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलेगा 42% यानी 42%। और उसकी रिकमेंडेशन से पहले राज्यों को मिलना करता था 32%, 32%। ठीक है बच्चों? तो केंद्र और राज्यों के बीच में ये जो बंटवारा हुआ राजस्व का, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन, क्योंकि केंद्र ऊपर होता है, राज्य नीचे होते हैं, तो ये हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना परसेंट होगा, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो देता है वित्त आयोग। और 14वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है वो होगा 42%, 42%। लेकिन उसके बाद जो है एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य था पहले, वो कम हो गया, वहां पे आ गए 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? तो फिर अब कुल मिलाकर राज्यों को जो दिया जाता है वो दिया जाता है 41%, 41%। ठीक है बच्चों? क्योंकि एक राज्य कम हो गया है, एक राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो अब राज्यों को प्राप्त होता है टोटल मिला के 41%, 41%। ठीक है बच्चों? और इसको बोला गया वर्टिकल डिवोल्यूशन, यानी इसको हम लिख सकते हैं वर्तमान में 41%। और जब ये राशि 41% राज्यों को सम्मिलित रूप से दे दी जाती है, तो फिर ये राज्यों के बीच में बांटी जाती है। ठीक है बच्चों? भाई एक तो ये हो गया कि केंद्र का जो डिविजिबल टैक्स पूल है उसमें से जितनी धनराशि है उसका 41% जो है राज्यों को जाएगा सम्मिलित रूप से। उसके बाद राज्यों के बीच भी तो वो बांटा जाना है ना, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? राज्यों के बीच में जब ये बांटा जाएगा तो उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और ये रिकमेंडेशन देना भी वित्त आयोग का कार्य है कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किन किन आधारों पर किया जाए और अलग अलग राज्यों को क्या दिया जाए। ठीक है बच्चों? तो यही बात यहां पे हो रही है कि ये जो प्राप्तियां हुई राज्यों को,
वर्टिकल डिवोल्यूशन के बाद इनको जो है इनके बीच राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण करना, यानी अलग अलग राज्यों को क्या दिया जाएगा वो निर्धारित करना, ये कार्य भी वित्त आयोग का है, फाइनेंस कमीशन का है। क्लियर है बच्चों आपको? वित्त आयोग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आप देख पा रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच डिविजिबल पूल जो होता है उसमें से कितना परसेंट जाएगा, जैसे वर्तमान में जाता है 41%, तो ये हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। और उसके बाद ये धनराशि विभिन्न राज्यों में कैसे बांटी जाएगी उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ये दोनों की रिकमेंडेशन देता है वित्त आयोग, और जिसके आधार पर कार्य करते हैं फिर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों? इसके अलावा और क्या करता है वित्त आयोग? यहां पे तो बात हुई कि टैक्स में से कैसे डिवाइड किया जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच में। इसके अलावा अनुदान भी तो देता है ना केंद्र राज्यों को, अनुदान, सहायतार्थ अनुदान, ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड जो है वो किन आधारों पर दी जाएगी, किन सिद्धांतों के आधार पर केंद्र जो है वो राज्यों को सहायतार्थ अनुदान देता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ग्रांट इन एड देने के मामले में कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किसी राज्य को कितना दिया जाएगा। और हम यहां पे बात कर रहे हैं विधिक अनुदान की, यानी कि स्टेचुटरी ग्रांट इन एड की। ठीक है बच्चों? तो वित्त आयोग के द्वारा ही वे सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, वे प्रिंसिपल्स निर्धारित किए जाते हैं, जिनके आधार पे फिर केंद्र ये डिसाइड करता है कि किसी राज्य को कितना अनुदान देना है, किसी राज्य की कितनी आवश्यकता है और उसको कितना सहायतार्थ अनुदान देना है। तो ये कार्य भी जो है सिद्धांत निर्धारित करने का कार्य अनुदान के उद्देश्य से, ये भी वित्त आयोग का ही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है वित्त आयोग का, वो ये है कि राज्य स्तर पर जो वित्त आयोग होते हैं वे अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं केंद्र स्तर पर वित्त आयोग को। किस संबंध में? इस संबंध में कि उन राज्यों में जो पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं उनके वित्तीय संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि वो आत्मनिर्भर स्वशासी संस्थाएं बन सकें। ठीक है बच्चों? एक तो ये बात होती है कि राज्य स्तर पर जो संचित निधि होती है उससे धनराशि दी जाती है पंचायतों को और नगरपालिकाओं को। ठीक है? लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा संसाधन प्राप्त हो सकें, राज्य में पंचायतों को और नगरपालिकाओं को, इसके लिए केंद्र से सहायता मांगी जाती है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। राज्य वित्त आयोग जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें भेजता है, और उसके बाद जो है ये जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये कुछ व्यवस्था करता है। किस उद्देश्य से? राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के कुछ उपाय बताता है। ठीक है बच्चों? तो नगरपालिकाओं और पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी अनुशंसाएं देता है वित्त आयोग। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और इसके अलावा वित्त आयोग जो है कोई भी ऐसा वित्तीय मामला देखता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपा जाए, कोई भी अन्य मामला, पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा हुआ, लोक वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, कोई भी प्रश्न, कोई भी जिम्मेदारी अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सौंपी जाती है तो वित्त आयोग जो है उस दायित्व को निभाता है, ये उसका एक एडिशनल कार्य है। क्लियर है बच्चों? वर्तमान में जो वित्त आयोग है जो फंक्शन कर रहा है, जो विचार कर रहा है, बातें वगैरह कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, वो कौन सा है? 16वां वित्त आयोग।
16वां वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन है बताएंगे बच्चे कमेंट करके। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ठीक है बच्चों, अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग। और इसकी रिकमेंडेशन जो है कब कब से कब तक लागू होंगी, 2026 से 2031 तक। और वर्तमान में जो है किसकी रिकमेंडेशन लागू है, 15वें वित्त आयोग की, यानी कि एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं। ठीक है बच्चों, तो वित्त आयोग को भी बहुत महत्वपूर्ण मानकर चलिए। वित्त आयोग अपने आप में भी प्रश्न बन सकता है वित्त आयोग से। और केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के संदर्भ में भी वित्त आयोग की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हमने यहां पे देखा, वित्त आयोग ही वर्टिकल डिवोल्यूशन की रिकमेंडेशन देता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की रिकमेंडेशन देता है, ग्रांट इन एड किन प्रिंसिपल्स के आधार पर दी जाए उसकी रिकमेंडेशन देता है, नगरपालिकाओं और पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए भी उपाय सुझाता है, और अन्य कोई कार्य सौंपा जाए उसको भी करता है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय क्षेत्र में राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 274 क्या कहता है, ये देखने वाली बात है। आर्टिकल 274, आर्टिकल 274 कहता है कि कुछ विधेयक जो हैं, कुछ विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही रखे जा सकते हैं संसद में। कुछ विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। यानी यहां पे राज्यों के हितों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। राज्यों के हितों के लिए अनुच्छेद 274 के अंतर्गत कुछ विधेयक बताए गए हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जिनसे संबंधित विधेयक जो है वो संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति अनुशंसा करें। ठीक है बच्चों, कुछ विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। अब ये विधेयक कैसे हैं, कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अनुराधा जी, ग्रांट इन एड किन आधारों पर दी जाती है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ना होगा। आज हम वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। और प्रिंसिपल्स भी क्या होंगे, आर्थिक पिछड़ापन होगा, वित्तीय कमजोरी होगी, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों को भी दिया जाता है। कई सारे आधार हो सकते हैं ये निर्धारित करने के कि किस राज्य को कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कौन से वे विधेयक हैं, कौन से वे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं। ऐसे विधेयक जिनमें किसी कर या शुल्क को लगाने का या बदलने का प्रावधान हो जिसमें राज्यों के हित प्रभावित होते हों। ठीक है बच्चों, यानी कई सारे कर, कई सारे शुल्क ऐसे हैं ना जो राज्यों को भी मिलते हैं, जिसका हिस्सा राज्यों को प्राप्त होता है, तो उनसे राज्यों का हित जो है वो जुड़ गया। तो ऐसे करों और शुल्कों में अगर कोई परिवर्तन करना चाहती है भारत की संसद अधिनियम के माध्यम से,
तो वो जो विधेयक आएगा वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद में पेश होगा। क्लियर है बच्चों? अगर कोई ऐसा शुल्क है या ऐसा कर है जिससे राज्य का हित जुड़ा हुआ है, यानी जिस कर या शुल्क का कोई हिस्सा राज्य को भी प्राप्त होता है, तो ऐसे कर या शुल्क को लगाने या बदलने वाला अगर कोई विधेयक आएगा संसद में, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। ठीक है। दूसरा प्रावधान यह है कि ऐसा विधेयक जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए लाया गया हो, क्योंकि कृषि से जो आय होती है, कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम, ये राज्य सूची का विषय है और एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो राज्य की आय का स्रोत है। तो अगर संसद में कोई इस तरह का विधेयक लाया जाता है जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करना चाहता है, तो यहां से राज्यों के हित जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। तो ऐसा विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा ऐसा विधेयक जो ऐसे सिद्धांतों को प्रभावित करे जिनके आधार पर राज्यों को धन का वितरण होता हो, कोई ऐसा विधेयक जो संसद में लाना चाह रही है केंद्र सरकार, जिसके अंतर्गत ऐसे सिद्धांतों को प्रभावित किया जाना है, बदला जाना है, जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को धन का आवंटन होता है, यानी राज्यों के हित जुड़ गए, तो राज्यों के हित यहां पे प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा विधेयक जो है वो केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात? इसके अलावा ऐसा विधेयक जो किसी कर या शुल्क पर अधिभार लगाए, यानी सरचार्ज आरोपित करे, ऐसा विधेयक भी संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद भी संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही वो संसद में पेश हो सकता है। ठीक है बच्चों? कृषि आय में परिवर्तन नहीं, कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों? कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन। अगर कोई विधेयक आता है जो संविधान में जो अभिव्यक्ति दी गई है कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम, जिससे राज्यों के हित जुड़े हुए हैं, अगर कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। तो ये 4 बातें ऐसी हैं जिनसे संबंधित विधेयक अगर लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा और इसके माध्यम से राज्यों के हितों के संरक्षण का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों? यहां पे राष्ट्रपति जो है वो राज्यों के हितों के प्रतिनिधि बनकर उभर रहे हैं। आर्टिकल 274 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों के हितों का संरक्षणकर्ता बनाया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण, केंद्र और राज्यों के द्वारा ऋण लिया जाता है, ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये तो आप जानते ही होंगे। केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण, केंद्र व राज्यों के द्वारा ऋण, देखिए राज्यों के वित्तीय हितों के संरक्षण की बात यहां पे हो रही है और ऐसे विधेयकों के संबंध में हो रही है जो विधेयक जो है केंद्र सरकार संसद में पेश करना चाहती है। तो आर्टिकल 274 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है
और 4 ऐसे मामले बताए गए हैं जिन मामलों से संबंधित अगर विधेयक लाया जाता है संसद में तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। और ये जो चारों मामले हैं ये ऐसे हैं जो राज्यों के वित्तीय हितों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यदि राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं मिलती तो विधेयक संसद में पेश नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर संविधान में कहीं प्रावधान है कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही विधेयक संसद में पेश होगा, तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रपति अगर रिकमेंड नहीं करेंगे तो फिर संसद में विधेयक पेश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण, केंद्र व राज्यों के द्वारा ऋण। राज्य सरकारें कैसे ऋण ले सकती हैं, केंद्र सरकार कैसे ऋण ले सकती है, किन परिस्थितियों में जो है केंद्र राज्यों को ऋण दे सकता है, वही सभी प्रावधान यहां पे हैं। आर्टिकल 292, आर्टिकल 292 क्या कहता है ये देख लेते हैं इस संदर्भ में। संघ सरकार जो है, संघ सरकार वो भारत से या भारत के बाहर से कर्ज ले सकती है और गारंटी भी दे सकती है। केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार जो है वो भारत से, भारत के अंदर से और भारत के बाहर से भी कर्ज ले सकती है और लिए गए कर्ज की एवज में गारंटी भी दे सकती है। भारत की संचित निधि की गारंटी, भारत की संचित निधि की गारंटी। ठीक है बच्चों। 293 क्या कहता है, आर्टिकल 293(1) क्या कहता है, आर्टिकल 293(1), आर्टिकल 293(2), आर्टिकल 293(3), आर्टिकल 293(1) क्या कहता है कि राज्य सरकार को जब ऋण लेना हो, राज्य सरकार जो ऋण लेती है वो केवल भारत से ही ले सकती है और भारत से लिए गए ऋण की ही गारंटी दे सकती है। यानी भारत की जो टेरिटरी है उसी में से वो ऋण ले सकती है, किसी से बाहर से नहीं, और उसी के अगेंस्ट जो है वो गारंटी दे सकती है। राज्य की संचित निधि की गारंटी। बिल्कुल, कर्ज लेने की सीमा होती है। केंद्र सरकार कितना कर्ज ले सकती है यह निर्धारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत, और राज्य सरकार कितना कर्ज ले सकती है यह निर्धारित किया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। इसके अलावा संघ सरकार जो है वो राज्य को भी कर्ज दे सकती है, संघ सरकार राज्य को कर्ज दे सकती है और राज्य के कर्ज की गारंटी भी दे सकती है भारत की संचित निधि से। ठीक है बच्चों। और अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कर्ज दिया है और केंद्र सरकार का कर्ज जो है वो राज्य सरकार पर बकाया है, तो राज्य सरकार अगर और कर्ज लेना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर केंद्र सरकार का कर्ज जो है वो राज्य सरकार पर बकाया है और राज्य जो है और ज्यादा कर्ज लेना चाहता है तो उसको केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकता, वो केंद्र की अनुमति उसको लेनी होगी पहले, और केंद्र जिन शर्तों पर चाहे उन शर्तों पर अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो केंद्र और राज्य सरकारों की जो ऋण लेने की शक्ति है, सीमा है, कहां तक वो ले सकते हैं, किसकी वो गारंटी दे सकते हैं, ये जो है
नियंत्रित और निर्देशित होता है आर्टिकल 292 से और आर्टिकल 293 से। आर्टिकल 292 कहता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, यानी केंद्र के सरकार के स्तर पर जो कार्यपालिका है यानी केंद्र सरकार, वो भारत से या भारत के बाहर से कर्ज ले सकती है और इस कर्ज के लिए वो भारत की संचित निधि की गारंटी दे सकती है। राज्य सरकार जो है यानी स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है वो केवल भारत से कर्ज ले सकती है और उस कर्ज की एवज में वो राज्य की संचित निधि की गारंटी दे सकती है। संघ सरकार राज्य सरकार को कर्ज दे सकती है और राज्य सरकार अगर किसी और संस्था से कर्ज लेती है तो उसकी गारंटी भी दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अगर राज्य सरकार को कर्ज दिया है और वो कर्ज पूरी तरह चुकाया नहीं गया है तो अगर राज्य सरकार और अधिक कर्ज लेना चाहती है किसी संस्था से या केंद्र सरकार से ही, तो उसको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वो कर्ज नहीं ले सकती। और केंद्र सरकार जिन शर्तों पर चाहे उन शर्तों पर राज्य को अनुमति दे सकती है। तो बच्चों ये बात हुई केंद्र व राज्यों के द्वारा ऋण की, और यह भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ऋण लेने की शक्ति और सीमाएं, केंद्र सरकार की ऋण लेने की शक्ति और सीमाएं और राज्य सरकार की ऋण लेने की शक्ति और सीमाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, यानी केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टी है उनको राज्य के द्वारा कराधान से मुक्ति और राज्य सरकार की जो प्रॉपर्टी है उन पर केंद्र सरकार के द्वारा कराधान से मुक्ति। यानी ऐसी व्यवस्था को टालने की कोशिश करी गई है जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को कर चुकाती और राज्य सरकार केंद्र सरकार को कर चुकाती। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर ये इंटर गवर्नमेंट टैक्सेशन से मुक्ति की बात यहां पर हो रही है। अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट टैक्सेशन से इम्यूनिटी, उन्मुक्ति, यानी कि एक सरकार केंद्र सरकार को राज्य सरकार के द्वारा कराधान से मुक्ति और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कराधान से मुक्ति। तो यही यहां पे बात है कि केंद्र की जो परिसंपत्तियां हैं, केंद्र की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको राज्य के कराधान से छूट है। उन पर राज्य जो है टैक्स नहीं लगा सकता, राज्य के कर से उनको छूट प्राप्त है। और इसी तरह जो राज्य की परिसंपत्तियां हैं, राज्य की परिसंपत्तियां, उनको केंद्र के कर से छूट होती है, उनको केंद्र के कर से छूट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अच्छी व्यवस्था है केंद्र और सरकार के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहां पे जो बात है कि केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट, इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्र की संपत्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता। और इसी तरह जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं राज्य में जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो भी केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती, जैसे कि नगरपालिकाएं, पंचायतें और जिला बोर्ड, ये भी जो है केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकते। क्लियर है बच्चों? केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र की प्रॉपर्टीज पर कर नहीं लगाया जा सकता। और राज्य में जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें और जिला बोर्ड, ये भी केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती।
क्लियर है बच्चों। दूसरी तरफ राज्य की परिसंपत्तियों को जो है के ऊपर केंद्र कर नहीं लगा सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके कुछ अपवाद हैं। किसी राज्य में स्थित स्थानीय प्राधिकरणों यानी कि लोकल अथॉरिटीज पर कराधान संभव है। यह कराधान लगाया जा सकता है केंद्र के द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार के जो निगम होते हैं और कंपनियां होती हैं उन पर कराधान संभव है, कराधान लगाया जा सकता है केंद्र के द्वारा। और इसके अलावा उत्पाद शुल्क ये लगाया जा सकता है और सीमा शुल्क भी लगाया जा सकता है केंद्र के द्वारा। क्लियर है बच्चों। कुल मिलाकर राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्र के कराधान से छूट है आमतौर पर, सामान्यतः, जनरली। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? किसी राज्य में स्थित स्थानीय प्राधिकरणों पर केंद्र द्वारा कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो निगम और कंपनियां होती हैं उन पर टैक्सेशन आरोपित किया जा सकता है केंद्र के द्वारा। और इसके अलावा केंद्र सरकार जो है वो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वसूल कर सकती है। ये तीन जो है अपवाद हैं। सामान्यतः राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्र के कर से छूट है और इसके अलावा केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के द्वारा कराधान से उन्मुक्ति है। यानी सरकारों के बीच में, यानी इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटी, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर? इसको देख लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फिनेंशियल रिलेशंस। फिनेंशियल रिलेशंस। वित्तीय संबंधों पर, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल की घोषणा का? ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम देखेंगे आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 360। ठीक है बच्चों। जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो उसके बाद जो है सामान्य समय में राज्यों और केंद्र के बीच जो राजस्व का संवैधानिक वितरण होता है, हुआ करता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी सामान्य समय में जो हमने परिस्थिति देखी, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की जो परिस्थिति हमने देखी सामान्य समय के दौरान, हमने देखा कि केंद्र की ओर से राज्यों को वित्तीय संसाधन दो माध्यमों से मिलते हैं। एक तो करों का जो डिविजिबल पूल है उसका जब वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है तो उसके माध्यम से राज्यों को धनराशि प्राप्त होती है, और दूसरा जो ग्रांट इन एड है उसके माध्यम से राज्यों को धनराशि प्राप्त होती है। तो दो ही तरीके हैं जिसके माध्यम से केंद्र से राज्यों को धन की प्राप्ति होती है।
तो जब आर्टिकल 252 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा लागू हो तो उस समय राष्ट्रपति जो है इन दोनों माध्यमों से केंद्र की ओर से राज्यों को प्राप्त होने वाली धनराशि या तो कम कर सकता है या तो समाप्त भी कर सकता है। क्लियर है बच्चों? यानी केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य समय में कर को लेकर जो आदान प्रदान होता है यानी कि टैक्स शेयरिंग होती है या फिर केंद्र की ओर से सहायतार्थ अनुदान जो मिलता है, इन दोनों राशियों को भारत का राष्ट्रपति उस समय जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो उस समय भारत का राष्ट्रपति इन दोनों माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होती है केंद्र की ओर से राज्यों को, उसमें कटौती भी कर सकता है और इस धनराशि को पूरी तरह से रोक भी सकता है। और ये जो इस तरह के नियम बनाएगा राष्ट्रपति, ये कब तक लागू होंगे? ये तब तक लागू रहेंगे जब तक वो वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो जाता जिस वित्तीय वर्ष के दौरान आपातकाल की घोषणा वापस ली जाती है। क्लियर है बच्चों? यानी टैक्स शेयरिंग और ग्रांट इन एड के माध्यम से सामान्य समय में केंद्र की ओर से राज्यों को जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें कटौती भी कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान और उसको पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है। और इस तरह के जो निर्देश आदेश राष्ट्रपति की ओर से लागू होंगे ये तब तक लागू रहेंगे जब तक वो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर समाप्त नहीं हो जाता जिस वित्त वर्ष के दौरान आर्टिकल 352 के अंतर्गत घोषित की गई आपातकाल को वापस नहीं लिया जाता। ठीक है बच्चों? इसके अलावा देखते हैं आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या परिवर्तन आता है, क्या असर पड़ता है वित्तीय आपातकाल का केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर। जब आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो उस समय केंद्र को यह शक्ति मिल जाती है कि वो अनेक वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन निर्देश दे सकता है। और निर्देश कैसे कैसे मामलों में दिए जा सकते हैं? जैसे कि केंद्र राज्य को निर्देश देकर कह सकता है कि वो वित्तीय किफायत बरते, वित्तीय स्तर पर किफायत बरते, अपने खर्चे कम करे। इसके अलावा राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और उनके भत्ते कम करने संबंधी निर्देश भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती है। और इसके अलावा केंद्र की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य के स्तर पर जो धन विधेयक हैं या अन्य वित्तीय विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। ठीक है बच्चों? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपातकाल लागू रहता है तो उस समय केंद्र सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सरकार को अनेक वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है और इन निर्देशों को मानना जो है राज्य की संवैधानिक बाध्यता होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन होता है। और ये निर्देश किस संबंध में हो सकते हैं? जैसे कि राज्य जो है वित्तीय मामलों में किफायत बरते, खर्चा कम करे, राज्य जो है अपने कर्मचारियों के सैलरी और भत्ते कम करे, राज्य जो है अपने धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे। ठीक है बच्चों? तो क्लियर है ये बात आपको कि आपातकाल का यानी इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों पर। ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के ये आखिरी स्लाइड ही है आज की कक्षा की। थोड़ा आज टेक्निकल कक्षा थी, कई सारे वित्तीय मामले आए आज चर्चा में, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं इस भाग में। ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के हमने केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध भी पढ़ लिए,
केंद्र और राज्यों के बीच में हमने प्रशासनिक संबंध भी पढ़ लिए, और आज हमने केंद्र और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों को भी पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो तीनों डायमेंशन जो है केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की, विधायी डायमेंशन, वित्तीय डायमेंशन और प्रशासनिक डायमेंशन, तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब कल की क्लास भी जो है केंद्र राज्य संबंधों पर ही होगी कि केंद्र राज्य संबंधों में क्या नए ट्रेंड उभर रहे हैं, क्या समस्याएं उभर रही हैं, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में मतभेद हुआ करते हैं, और इस संबंध में किन किन महत्वपूर्ण समितियों का, आयोगों का गठन किया गया है, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस, सिफारिशें और क्या क्या अनुशंसाएं रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं सभी को हम कल और देखेंगे, और कल हम केंद्र और राज्यों के संबंधों पर आधारित अध्याय को समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।